हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास जो है, ठीक है, वही है। और प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इससे संबंधित हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आपने इससे संबंधित जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, जो सेशन लिए थे प्राचीन इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड की भी हमारे एमसीक्यू सीरीज चल रही है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो आप चैनल को विजिट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें सभी अभी जो भी वीडियोस अपलोड हुई हैं, जो भी सेशन लिए गए हैं, वो सब वहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए दोस्तों, जो भी उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और बस लगे रहिए जी जान से, क्योंकि हम मेहनत ही कर सकते हैं, प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा होगा हम लोग सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करें और उसके बाद उसकी और प्रैक्टिस करें। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हमें पढ़ना नहीं है, हमें रिवीजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिवीजन का। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करते हैं, जितनी बार रिवीजन करते हैं, वही आपकी प्रैक्टिस को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के जो आगे के क्वेश्चन हैं, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले मैं आप सभी को कह देना चाहती हूँ कि जो भी उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। टाइम वेस्ट मत कीजिए कि हाँ कल कर लेंगे या अब करेंगे तैयारी, अब से शुरू करेंगे, तो ये चीज़ मत कीजिए। धीरे धीरे अपने ना रूटीन में आइए, टाइम टेबल फिक्स कीजिए अपना और तैयारी को बेहतर बनाने में लग जाइए, क्योंकि एक एक करके ही आप ना अपनी यूनिट को कंप्लीट कर पाएंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। एक साथ नहीं होगा, लास्ट मंथ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाएगा आपका सब कुछ कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ। ठीक है, अभी से एक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलो और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत ईजीली। तो अब शुरू करते हैं हम। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको सेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी कौशल, सी वैशाली एंड डी कौशाम्बी। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? तो सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है हमारा। और इस जो पहला उपदेश दिया था, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इस क्रिया को, जो पहला उपदेश देने की क्रिया है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही, फर्स्ट भी और सेकंड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने सबसे ज़्यादा अधिक उपदेश दिए हैं? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी श्रावस्ती, सी वैशाली एंड डी बोध गया। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए हैं बुद्ध के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, श्रावस्ती। ओके, श्रावस्ती यहाँ पर सही होगा, बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कालाशोक, बी अजातशत्रु, सी अशोक एंड डी कनिष्क। तो किसके शासनकाल में हुआ था? कौन था उस समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन?
तो हमें वो बताना है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु के समय में आता। और प्रथम बौद्ध संगति हुई कब थी ये हमें बताना है। तो 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगृह में हुई थी। और जो अजात शत्रु के समय हुई थी। ठीक है, हमसे समय काल तो पूछ लिया किसके शासन काल में हुई थी, अजात शत्रु के समय में हुई थी। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता इसकी महाकश्यप ने करी थी। ठीक है, महाकश्यप ने की थी इसकी अध्यक्षता। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। और राजगृह हमने बता ही दिया पहले ही। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जो प्रथम बौद्ध संगति है उस कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? राजगृह में हुई थी। अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। किस बौद्ध संगति के आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया? ऑप्शन ए है प्रथम बौद्ध संगति, बी द्वितीय बौद्ध संगति, सी तृतीय बौद्ध संगति एंड डी है चतुर्थ बौद्ध संगति। तो हमें बताना है कि कौन सी बौद्ध संगति है जिसके बाद में बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो भागों में डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर हमारा है चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, इसका आंसर हमारा है चतुर्थ बौद्ध संगति। तो देखो हमारे प्रथम बौद्ध संगति जो है कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हमारी 483 में अभी हमने देखा। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है और मैच करने के लिए भी पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई है, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई है। ये मैच भी करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए है ना ये चीज़ें याद होनी चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आपके लिए आज के। थर्ड जो है हमारी, सेकेंड हमारी 383 ईसा पूर्व है। और थर्ड जो हमारी तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो प्रथम सदी में हुई थी। ठीक है, प्रथम सदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है संजय वैठलीपुत्र, बी आचार्य अजीत, सी मखली पुत्र घोषाल, सी पुरण्य कश्यप। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मखली पुत्र घोषाल थे। ठीक है, मखली पुत्र घोषाल थे। ऑप्शन सी यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो ऑप्शन ए है वैष्णव संप्रदाय का, बी रुद्र संप्रदाय का, सी सनक संप्रदाय या डी शैव संप्रदाय। तो जो लिंगायत है ना वो शैव संप्रदाय का अंग माना जाता था। ठीक है, लिंगायत जो है शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर 6th क्वेश्चन का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है किस बौद्ध ग्रंथ में, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पर किस बौद्ध ग्रंथ में आएगा। ठीक है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है सुत्त पिटक में, बी विनय पिटक में, सी अभिधम्म पिटक में या डी है अंगुत्तर निकाय। तो हमें बताना है कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th क्वेश्चन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये है, देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन एंड डी नागदशक। तो इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी है? तो किसने की है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, उदयन ने। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ओके, तो 8 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ठीक है, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वक्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो
ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है महापद्मनंद एंड डी धनानंद। तो आंसर हमारा यहाँ पर कौन होगा? ऑप्शन सी महापद्मनंद। ठीक है, सर्वक्षत्रांतक किसको कहा जाता है? महापद्मनंद को, जो कि नंद वंश का संस्थापक है। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक भी महापद्मनंद ही है। ठीक है, नंद वंश संस्थापक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? मगध साम्राज्य के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? किस शासक को, सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आज, कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया है आज टाइपिंग में। मगध साम्राज्य के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी महापद्मनंद एंड डी धनानंद। तो किसको कहा जाता है पितृहंता? अजातशत्रु को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। और ये अजातशत्रु कौन से वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था। ठीक है, अजातशत्रु हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, सीरियाई राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक एंड डी धनानंद। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा, जो सीरियाई राजदूत डायमेकस था वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में आया था सीरियाई नरेश डायमेकस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। एक्चुअली ना जो स्ट्रेनो जो थे ना उस समय, तो जो उनके अनुसार सीरियन नरेश जो था एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में ना डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, बी है अरमाइक, सी खरोष्ठी एंड डी ये सभी। तो जो अशोक के अभिलेख हैं ये तीनों ही लिपियों में लिखित हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में लिखित हैं। ब्राह्मी लिपि है, अरामाइक लिपि है, खरोष्ठी और एक और कौन सी है, वो है ग्रीक। ओके, यानी यूनानी, ग्रीक को ही यूनानी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है 13 क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है तीर्थ, बी मंत्रिमंडल, सी है हमारा विषयक एंड डी संस्था। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तीर्थ कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली एंड डी श्रीनगर। तो देखिए द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन वैशाली। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पहली बौद्ध संगीति हमने भी पहले पढ़ लिया है क्वेश्चन। तो पहली बौद्ध संगीति हमारी कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति हमारी वैशाली में हुई थी और तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति थी जो कि अशोक के समय हुई थी। ठीक है, अशोक उस समय शासक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए है पद्मनंद, बी धनानंद, सी कालाशोक एंड डी चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर के जब आक्रमण हुआ मगध साम्राज्य पर तो उस समय शासक कौन था शासक उस समय? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, धनानंद। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, धनानंद।
नेक्स्ट हमारा है 16 क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ऑप्शन ए है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नागसेन, बी भानुगुप्त, सी पुरुगुप्त एंड डी उपगुप्त। तो जो अशोक था, ठीक है, जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद में ना वो बहुत ज़्यादा मन उसका पिघल गया, ठीक है। पहले बहुत वो कठोर मन का हुआ करता था, मतलब लड़ाई झगड़ा और युद्ध में बहुत माहिर था वो, ठीक है। लेकिन कलिंग युद्ध ऐसा हुआ था उसका ना मन परिवर्तन हो गया अशोक का, ठीक है। और उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म की उसने शिक्षा किससे ली? अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? यही क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर है हमारा उपगुप्त। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने ली थी। ओके, 16 का आंसर है हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन, शासन के कितने वर्षों बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो ऑप्शन ए है 10वें वर्ष, बी 12वें वर्ष, सी 13वें वर्ष एंड डी 15वें वर्ष। तो कब की थी? शासन के कितने वर्षों बाद में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो 10वें वर्ष में की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन में से आपने खुद देखा होगा, अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हैं ना, तो आप खुद ये महसूस करेंगे, ऑब्जर्व करना खुद ही, कि इन क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन तो पूछे हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन 18 हमारा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? ऑप्शन ए है मैक्स म्यूलर, बी जेम्स प्रिंसेप, सी कर्नल टॉड एंड डी आर साहनी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है जेम्स प्रिंसेप, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अशोक के जो अभिलेख है सबसे पहले किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़े हैं? 1837 में। ओके, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, राजकीय टकसाल के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है टकसाल अध्यक्ष, बी मुद्रायन अध्यक्ष, सी लक्षणाध्यक्ष, सी एंड डी है कर्षणाध्यक्ष। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा यहाँ पर है लक्षणाध्यक्ष, यानी कि सी ऑप्शन। राजकीय जो टकसाल के अधिकारियों को क्या कहते थे? लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है अशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी देवभूमि एंड डी सुशर्मा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर इसका है भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूरे हो गए हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप लोग प्लीज़ वीडियो को अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक है, तो मैं इसलिए आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, खुद क्वेश्चंस को छाँट के लेकर के आ रही हूँ आप ही लोगों के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई भी कमी है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, जिससे मैं आपको जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। अभी कुछ और क्वेश्चंस भी ऐसी एशियन हिस्ट्री के बाकी हैं, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है उत्तराखंड लेक्चरर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के इंटरेस्टेड है और मन से चाहते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो, तो वो रेगुलर बने रहेंगे। एक्चुअली अभी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी बीच में, और मेरी डॉटर्स की भी तबीयत ख़राब थी, तो मैं रेगुलर नहीं रह पाई। बट अब से हम रेगुलर रहेंगे और अपनी स्टडी पर फोकस रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ आप सबों के साथ में मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों का मेहनत करना भी बनता है ना। तो और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, आप देखते हैं वीडियो को फुल,
ठीक है, सेशन पूरा अटेंड करते हैं, तब हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि हाँ अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, आप लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में। तो दोस्तों जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।